नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। 31 मार्च इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली वो तारीख जिसने एक लंबे, दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण अध्याय के अंत का संकेत दिया है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि दशकों से चले आ रहे उस संघर्ष की परिणति है जिसमें अनगिनत सपने कुचले गए, विकास की राहें रोकी गईं और देश के कई हिस्से लाल आतंक की छाया में सिमट कर रह गए। जब अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च तय की, तब यह एक साहसिक घोषणा थी, एक ऐसा संकल्प जिस पर संदेह कम और उम्मीदें ज्यादा थीं, क्योंकि नक्सलवाद कोई एक दिन या एक ऑपरेशन में खत्म होने वाली चुनौती नहीं थी, बल्कि यह वर्षों से फैला हुआ एक जटिल जाल था जिसने जंगलों, गांवों और दूर दराज के इलाकों में अपनी गहरी पकड़ बना ली थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, और इस बार सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि बुद्धि, रणनीति और संवेदनशीलता से लड़ाई लड़ी गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक व्यापक और बहुआयामी योजना तैयार की, जहां पर एक तरफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, वहीं दूसरी तरफ सड़कों, स्कूल्स, अस्पतालों और रोजगार के जरिए उन इलाकों में विश्वास की नई नींव रखी गई, जहां सुरक्षा और विकास के संतुलन ने धीरे धीरे उस लाल गलियारे को सिमटना शुरू कर दिया जो कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती माना जाता था। वो तारीख आ गई है, कल यानी कि मंगलवार को 31 मार्च है, और तारीख देश के लिए खास होने जा रहा है क्योंकि लाल आतंक अब केवल इतिहास की बात हो जाएगा और इस तरह से एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ये उन आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान का दिन है जिन्होंने वर्षों बाद भय के साए से बाहर कदम रखा। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और अमित शाह की अटूट कार्य योजना ने साबित कर दिया कि जब नेतृत्व अडिग हो तो दशकों पुराना आतंक भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। आज 31 मार्च को भारत केवल नक्सलवाद से मुक्त नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी अखंडता और आंतरिक शक्ति का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। तो 2019 की अगर बात करें तो 440 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया, 2020 में 475, 2021 में 736, 2023 में यह आंकड़ा लगभग डबल हो गया, करीब 1045 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2024 में 881, वहीं 2025 में सबसे ज्यादा 2337 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2026 की बात करें तो 630 से ज्यादा खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर लाखों और करोड़ों का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एक तरह से कहें तो नक्सल मुक्त अभियान लगभग पूरा हो चुका है। 25 मार्च 2026 अगर बात की जाए तो इस दिन भी कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। 22 जनवरी 2026 को झारखंड के पतराम मांझी उर्फ ऐसे कई नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया है। तो पिछले 6 महीने में ढेर और सरेंडर नक्सलियों की अगर बात की जाए तो काफी कुख्यात जो नक्सली थे जिन पर करोड़ों का इनाम था, उन्होंने सरेंडर किया और मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि उन्हें भी अब विकास दिख रहा है अपने क्षेत्र में। सुरक्षा बलों ने भी कड़ी मेहनत की, जिस तरह से नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा, उनको समझाया और उन क्षेत्रों का विकास हुआ जहां पर कभी नक्सल की वजह से विकास नहीं हो पाता था, स्कूल्स नहीं खुल पाते थे, सड़कें नहीं बन पाती थी। उन इलाकों में विकास की एक नई बहार लाई गई, जिसके बाद नक्सलियों ने सरेंडर करना शुरू किया। तो एक बड़ी सफलता है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया नक्सल मुक्त अभियान, जो कि बेहद सफल रहा है। 31 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन थी, और 31 मार्च 2026 की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो नक्सली इलाके थे वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अब तक हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और जिन नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया उनका खात्मा सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया। तो पिछले दशक में करीब 586 नए थाने नक्सल प्रभावित इलाके में बनाए गए सरकार के द्वारा। 6 वर्षों में 361 नए सुरक्षा कैंप और 68 नए नाइट लोडिंग कैंप भी बनाए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने विकास योजनाओं पर ध्यान दिया। पीएम आवास योजना के तहत 2025 में 2,54,045 घरों का निर्माण किया गया। पिछले 10 वर्षों में 250 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी गई। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 9,000 मोबाइल टावर लगाए गए। 2,343 मोबाइल टावर 4G में अपग्रेड किए जा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार ने बहुआयामी रणनीति बनाई है और वो काफी ज्यादा कारगर भी
साबित हुई है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया नक्सल मुक्त अभियान एक तरह से कहें तो बेहद सफल ये अभियान रहा है और जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2026 की, उस डेडलाइन से पहले ही इलाके पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं और इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा आज सदन में आंकड़े भी रखे जाएंगे। बिल्कुल, और शायद इंतजार रहेगा कि क्या रणनीति रही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने दशकों तक भारत को न सिर्फ सरहद के उस पार का टेररिज्म झेला है, भारत ने नुकसान झेला है घर के अंदर का टेररिज्म, लाल आतंक को जिस तरीके से झेला है, और जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, जिसके अंदर आप देखें, अगर समझें कि छत्तीसगढ़ इतनी रिच स्टेट की तरह था, क्योंकि वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात करें, वहां पर इतनी चीजें थी जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ बेहद आगे हो सकता था। झारखंड बेहद देश में एक बहुत ही डेवलप्ड देश की राज्य की तरह हो सकता था, लेकिन क्योंकि लाल आतंक रहा, जिसके चलते हमेशा वो पिछड़ा रहा। कई ऐसे इलाके रहे जहां पर कभी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहते थे, कोई बड़े उद्योग, जबकि वहां पर आप देखें, कोल की बात करें, तमाम तरीके की ऐसी चीजें जहां पे बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम वो राज्य हैं जो पीछे रहे लाल आतंक के चलते। अब ऐसे में दशकों तक हमें झेलते रहे, सरकार और नक्सल के बीच में जो लड़ाई रही, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो असंभव सा था, और ऐसा लगने लगा था कि शायद देश को अब इस लाल आतंक के साथ जीना पड़ेगा। और कितनी बड़ी संख्या में पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान होना, और फिर लोगों के दिमाग बदलना, ना सिर्फ नक्सलाइट, वहां पे रहने वाले लोगों के अंदर का डर, और उस डर के चलते या तो कन्वर्जन हो रहा था या वो नक्सलों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी। और वहां कितने पुलिस कर्मियों ने की शहादत हुई है नक्सल के चलते, और ये शायद असंभव था। दो ऐसी चीजें देश में, 370 और एक लाल आतंक, ये दो चीजें शायद ही दुनिया में 70 साल पहले इसका सपना देखा होगा। 70 सालों में इस देश ने, आजाद भारत ने ये सपना देखा होगा कि ये दो चीजें संभव हैं। लेकिन ये अमित शाह का डिटर्मिनेशन था, अमित शाह की विल पावर थी कि ये दो बड़ी चीजें। और आप देखिए कि 370 के चलते कश्मीर बॉर्डर पे इंफिल्ट्रेशन कम हुआ, 370 के चलते आप देखिए कि आज कश्मीर मुख्य धारा में भारत के साथ जुड़ा, और ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम वो राज्य जहां पर लाल आतंक था, वो किस तरीके से बदला। और आज देखिए आप, इतने सारे लोग जिनके, और अच्छा, ऐसा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने उनको आइडेंटिफाई करके ये समझा कि उनके अंदर कितनी मतलब दे आर वेरी ब्रेनी, उनको बहुत ज्यादा समझ है किस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोग हैं, और मुख्य धारा में जब जुड़ेंगे, जब उनको नौकरियां दी जाएंगी, तो वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको किस तरीके से कन्विंस किया गया कि आप लोग अपनी जो ऊर्जा का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, सरकार संवाद करना चाहती है, और फिर किस तरीके से उनसे हथियार को रखवाया गया, उसके बाद मुख्य धारा में लाया गया, उनके परिवार वालों को नौकरी दी गई, उनको खुद को नौकरी दी गई, उनको रीस्टैब्लिश किया गया, उनको उनको घर दिए गए। ये को अपने आप, और ऐसे ऐसे आतंकी, लाल आतंक, ऐसे ऐसे नक्सलाइट जिनके लिए असंभव था कि वो कभी आके मुख्य धारा में सरकार के साथ रहेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। तो शायद ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर देश में, दुनिया में आगे जाके अमित शाह को याद किया जाएगा तो ये दो चीजों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन अब मुख्य बात ये है कि आज जब कुछ देर में अमित शाह खड़े होकर आंकड़ों के साथ पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने देखा है वीरप्पन को लेकर 15 साल 20 साल तक कैसे दो राज्यों की सरकारें वीरप्पन के पीछे पड़ी रही। उसके अलावा कितने हाथियों को मारा गया, तस्करी हुई उनके हाथी के दांत की, इसके साथ साथ जंगल के जंगल काटे गए, जो चंदन की लकड़ियां काटी गई। उसके बावजूद कितने तमिलनाडु के, कर्नाटक के जो पुलिस वाले हैं उनको जान गंवानी पड़ी, उसके बावजूद भी वीरप्पन को मारने का संभव सा चैप्टर था। और उसके बाद आज इतना बड़ा नक्सल जो ट्रांजिशन हुआ है, ये केवल एक मजबूत सरकार कर सकती थी, एक मजबूत विजन वाला नेता ही कर सकता था, जो कि अमित शाह थे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। और ऐसे में आज जब अमित शाह इस पूरी स्ट्रेटेजी को बताएंगे कि 95% नक्सल खत्म हो चुके हैं, कन्वर्जन रेट के बारे में बात करेंगे, और वहां अब उद्योग लगाया जाएगा, वहां पर फैक्ट्रीज लगाई जाएगी, वहां पर तमाम चीजें होंगी, तो वो अपने आप में भारत की एक विकास की एक कहानी की गाथा को गाए। सरकार के लिए अदिति एक बड़ी उपलब्धि भी इसे माना जाएगा, चूंकि 126 जिले कभी हुआ करते थे जो नक्सल से प्रभावित थे। उन इलाकों में लोग जाने के बारे में भी सोच नहीं सकते थे। जो सुरक्षा बल थे उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कितना खौफ, कितना डर रहता था अपनी जान जाने का।
126 जिले से घटकर यह संख्या 10 से भी कम रह गई है, तो एक उपलब्धि भी सरकार के लिए। मैंने अलग अलग राज्यों के जब चुनाव होते थे तो कवर किए हैं, मैंने झारखंड को भी कवर किया है, मैंने छत्तीसगढ़ को भी कवर किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ जब जाते थे, झारखंड जाते थे, तो हमें वहां पे पुलिस अधिकारी पत्रकारों को कहते थे कि भाई आप 5:30 बजे बाद आप नहीं जा सकते आगे, 5:30 बजे बाद आप ऐसे इलाकों में नहीं जा सकते। और इनफैक्ट जो कैपिटल होता था प्रदेश का, वहां पर भी कह दिया जाता था कि अब, और इनफैक्ट जो नेता होते थे, और मैंने देखा है कि जब ओम माथुर प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ा ये बदलाव किया था कि वो जाएंगे नक्सल इलाकों में, प्रचार करेंगे, लेकिन एक डर था और हमने वो डर को महसूस किया है इस तरीके से। तो जाहिर तौर पे उस 126 से 10 तक के आंकड़े पर आना इतना आसान नहीं था। उसमें पुलिस का सहयोग, सरकार का डायरेक्शन, और फिर वापस से उन लोगों को मुख्यधारा में जोड़ना एक आसान बात नहीं है। सबसे पहले तो उनके ब्रेन को उस तरीके से वॉश करते हुए सरकार को विश्वास दिलाना, क्योंकि इतने सालों में क्या हुआ, ट्रस्ट डेफिसिट था सरकार और नक्सल्स के बीच में, लेकिन उस ट्रस्ट को बिल्डअप करके उनको ये बताना कि आप सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा ये बताती हूँ कि अमित शाह ने कई बार कहा कि ऐसे नक्सल्स कई ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे, अगर वो कभी मुख्यधारा में IAS IPS की तैयारी करते तो शायद वो उसमें भी आगे चलते, लेकिन उनकी ऊर्जा को अलग तरीके से इस्तेमाल किया उन्होंने खुद ने। उनका एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो गलत दिशा में आगे बढ़े। अगर वो उनको सही गाइडेंस मिलती, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर सही गाइडेंस मिलती तो ना जाने ये देश के लिए कितने बड़े एक उपलब्धि की तरह होता है, एक ताकत की तरह ये लोग होते हैं, क्योंकि बहुत विल पावर चाहिए। नक्सल्स को कैसे जीते थे वो, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स नक्सल्स का ऐसा था कि उनके परिवार में गलत तरीके से चीजें हुई शुरुआत में, और उसके बाद फिर सब कन्वर्ट होते गए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको कैसे मुख्यधारा से जोड़ा, सरकार ने कन्विंस किया, उनको नौकरियां दी, उनके घर को रिहेबिलिटेट किया, और उनको ये बताया कि आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, और नक्सल रहते हुए या तो कभी एनकाउंटर हो जाएगा या आप अलग थलग हो जाएंगे। और फिर वहां पर रह रहे लोगों को ये समझाया कि आपको नक्सल्स के साथ देना बंद करना पड़ेगा। और ठीक ऐसे ही 26 से 10 जिले तक हम पहुंचे हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और ऐसे ही शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि इंटरनेशनल स्तर पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उस आतंकवाद के पूरे नेक्सस को भी खत्म करते हैं। और एक बात अदिति, और सही माइंडसेट और प्लानिंग की यहाँ पर जरूरत होती है। कितनी भी सरकारें पिछली आई, लेकिन नक्सल को चुनौती देना, नक्सल को खत्म करना, ये किसी भी सरकार की उपलब्धि नहीं बन पाई। जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर प्लानिंग की, सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने प्लानिंग की, किस तरह से नक्सलियों को समझाना है, ऐसे लोगों को समझाना है जिनको ये तक पता नहीं है कि अपने हक की लड़ाई बिना बंदूक के भी लड़ी जा सकती है। अपने हक के लिए आप सही तरीके से भी लड़ सकते हैं। समाज की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, सामाजिक जीवन कैसे होता है, कैसे मुख्यधारा से जुड़ा जाता है, ये समझाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी इन नक्सलियों को, साथ ही साथ उन ग्रामीणों को भी जिन इलाकों में ये लोग रहते थे। बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ये ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, कोई भी एंटी एलिमेंट अपने आप कोई काम पूरा नहीं कर सकता, उसको ग्राउंड का सपोर्ट चाहिए। जिन ग्रामीणों का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा ही हमने कश्मीर में देखा कि जब कोई वारदात घटती थी तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ होता था, चाहे उसको छत देने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए। जब 22 अप्रैल को इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई तो सरकार ने सबसे पहले देखा कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको ग्राउंड पे सपोर्ट किया, और आपने देखा कि बहुत सारे मिलिटेंसी का घर को बम से उड़ाया भी इसलिए गया मैसेज देने के लिए। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो आइडेंटिफाई किया कि कौन वो ग्राउंड के लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिनकी नक्सली विश्वास से बात मानते हैं, जब कभी नीचे उतर कर आते हैं तो उनके यहाँ रहते हैं। तो फिर उनको कन्विंस किया गया कि आप आगे कन्विंस कीजिए कि कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल काम था, ये सिर्फ बंदूक गोला बारूद से करने वाला काम नहीं था, डंडे की नोक पे करने वाला काम नहीं था। ये किस तरीके से साइकोलॉजिकल काम किया गया, धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया, धीरे धीरे नक्सलियों तक ये मैसेज दिया गया कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार है, सुनने को तैयार है, सरकार आपको सुरक्षा देने को तैयार है। तो वो जो ग्राउंड वर्कर्स को कैसे सपोर्ट में लाकर उनको कैसे ब्रेन वॉश में हेल्प की, तो इसे बोलते हैं रिवर्स जो चीजें की गई और उनको उनके एड्रेसेस दिए गए। फिर कैसे एक नक्सली को कहा कि आपको इनाम मिलेगा अगर आप दूसरे उनका एड्रेस बताएंगे। ठीक है अदिति, एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की और इसे कहा भी जाएगा जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने काम किया नक्सल मुक्त अभियान को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम सारी जानकारी के लिए।